कल किस किस का इंटरव्यू हुआ था? एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म हमारे सामने आया था कि आप लोगों की जनरल अवेयरनेस बहुत वीक है। ऐसा इंटरव्यूअर्स बोल रहे थे। एनईपी किस किस से पूछा था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपसे पूछा था। और देखो, मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना। इंटरव्यू जो है, किसी ने दिया है इससे पहले कहीं कोई इंटरव्यू? गवर्नमेंट वाला कहाँ दिया आपने? ओके। तो अच्छा, ये तो उसमें आपका सेशन कितनी देर चला? देखो, ये हो सकता है कि ये 15-20 मिनट में खत्म हो जाए। ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं जिनका 1.5 घंटे 1 घंटा 25 मिनट कैंडिडेट का इंटरव्यू चलता है। ये डिपेंड करता है उस इंटरव्यूअर या इंटरव्यूइंग पैनल के इंटरेस्ट पर, वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये चीज दिमाग में से निकाल देना कि इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ नॉलेज। इंटरव्यू इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। क्योंकि अगर इंटरव्यू को नॉलेज का टेस्ट बनाना होता तो रिटर्न की कोई जरूरत ही नहीं थी। यू आर नॉलेजेबल क्योंकि आउट ऑफ नियर अबाउट 70,000 to 80,000 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द रिटर्न। 9,000। अच्छा, सिर्फ सिविल में, बाकी सब मिला के हो गया, ठीक है। तो आउट ऑफ दैट 382 सिलेक्टेड है ना। इसका 370 327, तो 327 अगर आए हैं तो आप उन 327 में आए हो, इसका मतलब नॉलेज तो है। कंपटीशन क्रैक करके आए ना हम, इसका मतलब नॉलेज तो है। और आज के डेट में कट ऑफ जहां इतना कम जाता नहीं, इसका मतलब हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस के अटेम्प्ट सही किए। तो दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। बस डिपेंड ये करता है कि आपका एक कन्वर्जेशन होता है, वो कन्वर्जेशन जनरल होना चाहिए। दिमाग में एक चीज इनपुट करके जाना, एक एक्सपीरियंस से मैं बात बोल रहा हूँ, दैट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यूइंग रूम, जब आप इंटरव्यू के कमरे में एंटर करते हो और पैनल के सामने बैठे होते हो, तो बिल्कुल इस तरह से बैठा करो जिस तरह से आप बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के सामने बैठते हो। हकीकत है। और इंटरव्यूअर को डॉक्टर माना करो। जैसे डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछता है और आप बिल्कुल फ्री होकर के उसको जवाब देते हो अपने सिम्टम्स के बारे में, बिल्कुल उसी तरीके से फ्री होकर जवाब दो। अब इनकेस अगर डॉक्टर ये बोलेगा, ये बताओ तुम्हारे हार्ट के किस वॉल्व में ब्लॉकेज है, बोले सर हमें पता ही नहीं कितने होते हैं, क्योंकि वो आपकी नॉलेज नहीं है, डॉक्टरी की नॉलेज है। तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे लगता है कि उत्तर पश्चिमी वॉल्व जो है उसमें मेरे ब्लॉकेज आ रहा है। ऐसा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? बोले सर वो तो पता नहीं, आप रिपोर्ट करवाओ। गलत जवाब तो नहीं दोगे ना। इन द सेम वे, इंटरव्यूइंग रूम में इंटरव्यूइंग पैनल के सामने आप ऐसा मत बोलना कि सर मेरे नॉर्थ वेस्टर्न वॉल में ब्लॉकेज आ रहा है। आप बोल दो सॉरी सर। हार्ड एंड फास्ट मत जाओ। हाँ, जितना पता है उतना ही बोलना, उससे ज्यादा जानने की कोशिश करें। क्योंकि देखो, दो तरीके के इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स होते हैं। पहला इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो होता है जो मध्यम ज्ञान के स्तर का होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर सभी लोग पूरे दिन नहीं पढ़ते। कोई 1 घंटा पढ़ता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई 3 घंटा पढ़ लेता है। इतना समय किसी के पास नहीं होता जो 10-10 घंटे न्यूज़पेपर पढ़े दिन में, किसी के पास नहीं होता। क्यों? न्यूज चैनल पे टीवी चैनल 1 घंटा देखता है, 2 घंटा देखता है। तो सर्वज्ञ तो सामने वाला भी नहीं है। जैसे बता रहे एनईपी वाला तुम लोग बता रहे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है कि अगर किसी विशेषज्ञ को ला दिया जाए तो वो इंटरव्यूअर को भी घेर लेगा। लेकिन क्या होता है कि उसमें एक योग्यता बहुत अच्छी होती है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है उसमें एक योग्यता बहुत अच्छी होती है। और वो अच्छी योग्यता जो होती है वो ये होती है कि वो इंसान पढ़ना अच्छे से जानता है। क्योंकि वो अपने जीवन में इतने सारे लोगों से मिल चुका होता है। ये एचआर का खेल ही बड़ा अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला। तो वो उसको पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड है या मैनिपुलेटिंग है। इनकेस अगर उसको 1% लगा कि आप मैनिपुलेटिंग हो, तो फिर वो आपको खींचना शुरू करेगा और वहां से इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। इंटरव्यू का स्टार्टिंग जो सेशन होता है, आप मान लीजिए जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो लगभग 8 से 10 मिनट आप प्रारंभिक मान लो, जो एक रिलैक्सेशन सेशन होता है, जो एक जनरल कन्वर्जेशन पर बेस्ड होता है। हमेशा पैनल आपको कभी भी सीधे खींचना शुरू नहीं करेगा। सबसे पहले आपको कन्वर्जेशन में लाएगा, आपके बारे में बातचीतें होंगी, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का है। और फिर उसी बेसिस पर वो आपसे उन क्वेश्चंस को आपके सामने डिलीवर करना शुरू करेगा, जिस पर आपने जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, आप बिल्कुल उसी तरीके से रहे हो या नहीं। तो एक चीज मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, देखो मैंने क्या बताया या सभी लोग आपको क्या बताएंगे, इंटरव्यू क्या है? टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो उनको क्या जज करना है? आपकी नॉलेज तो जज नहीं करनी, आप कैसे दिखते हो ये तो जज नहीं करना,
समझे या नहीं समझे? अच्छे कपड़े पहनना, बाल कॉम्ब करके जाना, आयरन शर्ट होना, बेल्ट वेल्ट लगाना, फॉर्मल शूज पहनना, अच्छी सी क्रीम पाउडर पोतना, ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि एटमॉस्फेयर प्लीजिंग एटमॉस्फेयर रहे। बाकी तो कोई, हाँ, शेव करना, एवरीथिंग। शेव कर लो, ऐसा भी नहीं कि शेव ऐसे करो कि बिल्कुल पत्थर खींच के रगड़ दिया जाए कि सर बिल्कुल ही चिकने बन के जाने, भाई रेजर से ही करनी है, तलवार से नहीं करने को बोला किसी ने। है ना, ये तो पता चला वहां गए सिटी मार्केट और तलवार लेके आए, धार लगवाई, बोले अब इससे कल मैं शेव करूंगा, मेरा इंटरव्यू है, बिल्कुल चिकना लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता, प्लीजिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्या है कभी कभी उनका, जैसे आप टाई पहन के गए, अब आपकी स्थिति कुछ मेरे जैसी है, मतलब टाइप ऑफ, समझ रहे हो ना? अब मैं मुंह से क्या बोलूं अपनी तारीफ, समझो तुम लोग। अब मान के चलो कि आप बैठ गए हो, आपने मेरे जैसी जैकेट पहन ली है, तो ये देख रहे हो, तो वो झांकेगा ना जब बीच में से, तो उसको इरिटेशन होता है सामने वाले को। दिक्कत कुछ नहीं है, बस सामने वाले को क्या होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा, अरे यार ऐसे जाना है। तो अपने आप को प्लीजिंग बनाना इसलिए जरूरी होता है, और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आप उस पर्सनैलिटी में ही रहना, उससे बाहर मत जाना। कारण, क्योंकि वो जज करना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, अगर आप उसी को बदल दोगे तो वो जज क्या करेंगे? आप जैसे हो, आपको वो वैसे ही जज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसी को बदल दोगे तो फिर वो जज, तो आप जैसे हो बिल्कुल वैसे रहना। तीसरी चीज, आपके जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, वो क्वेश्चंस वो होते हैं, देखो पहली चीज, आप इसको उस तरीके से लेके मत चलो जिस तरीके से हम क्लासेस में पढ़ते हैं, क्योंकि क्लासेस में पढ़ने के तरीका इस सब्जेक्ट को तीन प्रकार का होता है। एक होता है जीएस, एक होता है जीके, और एक होता है जी। इन तीनों का नाम सुना है आपने कभी? ये होता है जनरल स्टडीज, जो हम सिलेबस को कवर अप करते समय रिटर्न के लिए पढ़ते हैं, या कि फिर जीके, जो हम सिलेबस को कवर करते समय भी पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज, इसमें फैक्ट्स हम कवर करते हैं। और ये होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, ज्यादातर लोग इन तीनों को एक ही मानते हैं। लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये तीनों चीजें एक ही हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन ये सही नहीं है। इसका मतलब होता है किसी भी विषय की अच्छी खासी जानकारी सामान्य तौर पर हमने की है, विशेष नहीं करनी, करनी सामान्य, लेकिन उस विषय के बारे में हमें मूल पता हो। जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस, तो ये बेसिकली फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करने से रिलेटेड होता है। बेसिक फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, जैसे सबसे पहला, सबसे बाद का, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, टाइप ऑफ फैक्ट्स फिगर्स आते हैं। लेकिन ये जो पार्ट होता है ना, इसकी उम्मीद सिर्फ पढ़ने वालों से की जाती है, लेकिन इसकी उम्मीद सभी से की जाती है। जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उससे भी की जाती है, जो नहीं कर रहा हो उससे भी की जाती है। तो इंटरव्यूइंग पार्ट जो होता है वो ये होता है, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता, ये भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है आपसे। ये आवश्यक नहीं है कि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, कि जो रिटर्न में था वही हो, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और इंटरव्यूअर भी दो टाइप के होंगे, पहले वो जो अपनी नॉलेज से पूछेंगे, और दूसरे वो जो आपकी नॉलेज से पूछेंगे। अगर उसने अपनी नॉलेज से पूछा, इसका मतलब आप ही की गलती है, क्योंकि आपने पहले कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उसने अपनी नॉलेज से पूछा है। अदरवाइज वो जाएगा अपनी नॉलेज से। मतलब पहला ये कि उसने अपने हिसाब से कुछ पूछ लिया, उसने अपने हिसाब से कुछ पूछ लिया, अपने हिसाब से। जैसे आप सिविल फील्ड गए हो तो आपसे कुछ बताओ भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कितने जिले आएंगे, ये पूछ लिया। दूसरा वो है कि आप आजकल कुछ आसपास की घटनाओं से परिचित हैं, तो जाहिर सी बात है आप ये तो कहोगे नहीं, नहीं सर हम तो 24 घंटे नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देख रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, रिटर्न निकाला है तो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर, अच्छा बताइए कोई तीन मुद्दे क्या चल रहे हैं। बोले सर लता दीदी चली गई। तो ये बताने से पहले सोच लेना, क्योंकि अब वो पूछेगा किस वर्ष भारत रत्न मिला था। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछा और आप ही ने क्वेश्चन कन्वर्ट करवाया है। तो या तो उस टॉपिक पे मत जाओ, अपने टॉपिक वो वाले स्ट्रॉन्ग करो जिन टॉपिक्स पे आपको ये सब चीजें बेसिक पता हो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा कि वो पूछेगा कि बताओ भाई लता मंगेशकर ने विवाह क्यों नहीं किया, ये नहीं पूछने वाला वो। ठीक है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो ये बेसिकली वो चीज होती है जनरल अवेयरनेस, विच आर देयर इन योर सराउंडिंग्स, जो आपकी सराउंडिंग्स में है, और सराउंडिंग्स में जिनके बारे में आपको आमतौर पर पता होना चाहिए। तो मतलब न्यूज़पेपर का अगर एक पेज भी आप पलट रहे होगे तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।
अगर आपने न्यूज चैनल ओपन करके भी देखा है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, 5 से 6 ऐसे मुद्दे हमेशा अपने पास बना करके रखो जो कि समाचार पत्रों में सबसे बड़े स्तर पर रहे हैं और जो लंबे रहे, जैसे कृषि अध्यादेश एक सामान्य की चर्चा का विषय है और कोई भी इस बात पर चर्चा करना चाहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरव्यूअर जो अंदर बैठा हुआ है वो 3, 4, 5 घंटे, बोर्ड में कभी-कभी 8-8 घंटे बैठकर इंटरव्यूज लेते हैं, एक-एक पैनल में। उनको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो एंटरटेनमेंट प्लस जजमेंट दोनों साथ करते हैं। तो चलो यार कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात की जाए, और कोई कैंडिडेट अगर उनसे इस तरीके की बात करने पर आया तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वहीं वो लोग अरे बोले यार ये लड़का बड़ा अच्छा डिस्कशन करके गया है, तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा चला जाता है, राइट। जैसे उन्होंने पूछ लिया, अच्छा बताओ आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टैंड अभी सही है कि नहीं, सरकार का आर्थिक मोर्चा सही चल रहा है, आपके हिसाब से क्या है? अब आप कहते हैं अरे सर लीचर बिगाड़ दिया पूरा देश, बेकार कर दिया सर, बेरोजगारी इतनी फैला दी, हमें देख लो सर, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पाए। तो ये तो अब आपने अपना विचार दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, जिस आदमी का गवर्नमेंट में खेती नहीं है, गवर्नमेंट जॉब क्या करेगा? पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो गई ना। आपने तो अपना विचार दिया, तो अपनी भावनाओं को शांत करते हुए, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। जैसे अब इनसे पूछा गया, अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि एनईपी क्या है, इन्होंने 4-5 पॉइंट कलेक्ट करके दे दिए, जो भी इनको थोड़ा बहुत पता था वो इन्होंने दे दिया। अब उसमें एक समस्या क्या आ गई कि वो पूछेगा अच्छा आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? सर पूरी गलत है, आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या गलत है, इन्होंने अपने जस्टिफिकेशन भी दे दी, लेकिन वो जस्टिफिकेशन इनको एक मोरल डिलेमा में लेकर ले जाएंगे और फंसा देंगे। तो ये मोरल डिलेमा क्रिएट करना और नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर रहेगा कि तुम कैसे उस मोरल डिलेमा को क्रिएट करोगे या नहीं। बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये है कि उसका 15-20 मिनट टाइम पास हो रहा है सच्चे डिस्कशन पर, ये फैक्ट है। और इनकेस अगर उसको ये पता, अच्छा ये तो वही वाला टॉपिक बोल रहा है ना जो मैं भी पढ़ के आया हूँ, अब रुक बेटा अच्छा डिस्कशन नहीं है। तो बाकी के वो 2-3 लोग बैठे रहते हैं, वो भी वैसे शक्ल देखते रहते हैं, हाँ तो इनका चलने दो, अपने को समझ में नहीं आता। तो आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि वो टॉपिक्स ये आपको अपने हिसाब से करने, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन वो टॉपिक जरूर अपने अच्छे से करके जाइए जो बहुत लंबे चल रहे हैं, क्योंकि आपका एमपीपीएससी का इंटरव्यू है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर इतना गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। जैसे हालिया तौर पर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो अनाउंसमेंट हुआ, 44,000 करोड़ रुपया बजट में पास किया गया ना, तो वो 44,000 करोड़ रुपया बजट में पास होने से अब उसको हरी झंडी मिल गई, इतने सालों से उसको हरी झंडी नहीं मिल पा रही थी। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूवर्ड्स दी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव योजना क्या है, और उसमें ये प्रोजेक्ट किस तरीके से अहम भूमिका निभा रहा है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, और फिर केन और बेतवा नदी का पूरा भूगोल वो भी पूछा जा सकेगा। अगर आपने ये मुद्दा उठा दिया, बोले सर हाँ मैंने पढ़ा ना रिसेंटली केन बेतवा रिवर लिंकिंग, अच्छा बोले कौन कौन सी नदियां, बोले सर नाम नहीं है केन और बेतवा, अच्छा बेतवा कहाँ का उद्गम है, केन कहाँ का उद्गम है, अच्छा अच्छा तो मध्य प्रदेश में कितना बहती है ये, आप समझ रहे हो। और देखो एक मैं फैक्ट बता रहा हूं, फिर भी सच काइंड ऑफ राउंड्स जो जनरल लेवल पर इंटरव्यूज में आते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम योर टेक्निकल राउंड, इन द आप जब बात करोगे एथिकल टेस्ट की, आप जब बात करोगे जनरल अवेयरनेस के टेस्ट की, जब आप बात करोगे केवल पर्सनालिटी के टेस्ट की, तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, दैट विल डेफिनेटली सर्टेन केसेस में 90% कैंडिडेट्स के साथ ये चांस होते हैं कि नॉर्मल डिस्कशन विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रैपिड फायर राउंड। वो अपने आप रैपिड फायर बन जाता है और सामने वाला अपनी बंदूक तान देता है और उसके बाद धड़ाधड़ बर्स्ट फायर करता है वो आपके ऊपर। ज्यादा जवाब दोगे तो भी मरोगे और कम जवाब दोगे तो भी, तो संयमित रहें पहली चीज। और जितना पूछा गया सिर्फ उतना बोलना, सिर्फ उतना बोलना, उससे ज्यादा मत बोलना। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया, बोले बताओ किन किन 2 राज्यों को लाभान्वित करने वाली योजना है, तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही बोलना, ये मत बोल देना, मतलब उसको घुमा मत देना। बोले सर दरअसल ये क्या है, मध्य प्रदेश में शुरू होती है, केन नदी का पानी जो है बेतवा नदी में छोड़ा जाना है, हम देख सकते हैं कि केन नदी और बेतवा नदी दोनों उत्तर प्रदेश में बहती हैं, सॉरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती हैं, तो सर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना। अरे क्या जरूरत है भाई, इतनी रामायण बांटने की क्या जरूरत है, आपसे बोलो सर
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करने वाली थी, क्योंकि इतना पता है। अच्छा तो केन और बेतवा दोनों उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश दोनों में बहती है? बोले हाँ सर बहती। अच्छा तो उद्गम कहाँ से है और ये मिलती कहाँ जाकर है, वो ये भी पूछेगा। जैसे ही बताओगे सर उद्गम मध्य प्रदेश से है दोनों का और मिलती उत्तर प्रदेश में। अच्छा उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिलती है? अब जैसे आप यमुना का नाम लोगे तो आप बोलोगे अच्छा यमुना किस नदी की सहायक नदी है, तो बोलोगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना की कुल लंबाई कितनी है? समझे मेरी बात? वो रैपिड फायर चालू हो जाएगा तुरंत। अगर आप अपने प्रश्न के पूछे जाने के तरीके से बाहर निकल गए तो रैपिड फायर हो जाएगा। और इसी को हम धैर्य की परीक्षा बोलते हैं, पेशेंस की, कि ये आदमी कितने अच्छे से सुन रहा है और कितने अच्छे से जवाब दे रहा है। एक चीज और, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपने बहुत टाइम पहले पढ़ी हुई थी लेकिन हमें याद, अगर कुछ समय मिलता तो हम याद करके, तो बहुत आराम से उन लोगों से कहें सर कुछ समय पहले पढ़ा था, मैं थोड़ा भूल चुका हूं, क्या आप मुझे 30 सेकंड देंगे जरा मुझे याद करने के लिए? और वो आपसे बड़ी शालीनता से कहेंगे हाँ हाँ टेक योर टाइम, ले लीजिए और आप बताइए। लेकिन तभी सिर्फ जब आपको लगता है कि आपको याद आने की संभावना है, तब आप उनसे कहें कि मुझे सर 30 सेकंड दे रहे हैं, 30 सेकंड मुझे थोड़ा सा रिकॉल करना है, उसके बाद में आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रिफ्लेक्ट होगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे, मैनिपुलेटिंग नहीं जाएंगे इसमें। क्योंकि होता है हम इतने सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं, भूल जाते हैं भाई, कभी कभी हम जैसे लोग भूल जाते हैं, तो बार बार पढ़ाते हैं तब भूल जाते हैं हम। आज हमें याद है कल याद नहीं रहेगा, आदमी के दिमाग का वो है, रोज 10 चीजें पढ़ते हैं, 10वीं चीज जब हम पढ़ते हैं पहली चीज भूल भी जाती है, लेकिन याद करने पर कभी कभी याद आ भी जाती है। समझे नहीं समझे? जहां तथ्य में फंस रहे हैं वो बता दीजिएगा सर ये तथ्य पूरी तरीके से तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे लगभग का अंदाजा मत देना, लगभग का अंदाजा मत देना। बोले बताओ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक भारत में कुल कितनी सड़कें बना दी? सर मेरे ख्याल से 40-50 हजार किलोमीटर तो बना दी होगी। लगभग का अंदाजा नहीं दिया जाता सर, 50 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कें अभी तक बन चुकी हैं बस। फिर अच्छा बच्चों के साथ समस्या क्या है, वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करते थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन से बाहर निकलेंगे। सर लगभग 50 हजार किलोमीटर से ज्यादा की योजनाएं सड़कें बनाई जा चुकी हैं और अभी भारतमाला और सागरमाला परियोजना पर विकास कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कभी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना, NH 925 ये भी बनाया गया था सर। अब मध्य प्रदेश में भी जो है चंबल एक्सप्रेस भी और नर्मदा एक्सप्रेस भी पर कार्य चल रहा है। उसने पूछा तुमसे बस एक चीज, तुमने 5 चीज उसको बताई है। इस चीज को मैं अभी बोल रहा हूं और बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, इंटरव्यू में बच्चों का एक्सप्रेशन डाउन होने का सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी कैंडिडेट का ये, कि वो प्रश्न से बाहर निकल करके जवाब देने की कोशिश। और ये विषय ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये समस्या होती है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें आदमी पर वो कहावत चरितार्थ होती है, हर आदमी पर होती है, अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरी डूब जाए। तो समझते हो? क्योंकि सबको इसका आधा ज्ञान होता है, मुझे भी आधा ही ज्ञान है, मानो या ना मानो आप, मुझे भी इसका आधा ही ज्ञान है। लेकिन आपके परीक्षा के अनुरूप जो महत्वपूर्ण था वही हमने देखा, उसके आगे हम भी नहीं देखते। तो ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि अभी आप मुझसे बोले सर चलो डिस्कशन करते हैं अपन, तो एक क्लास छोड़ो, मैं बता रहा हूँ ऐसे 5 घंटे की 5 क्लास हम पढ़ जाएंगे, 25 घंटे, और अपन कंटिन्यूस डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे चाय, क्योंकि हमारे देश में हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आप जाओ चाय के टपरे पे मिलेंगे आपको। इनको मोदी जी की, इमरान खान की जरूरत नहीं है, एक चाय की चुस्की में कश्मीर का मुद्दा सुलझा देते हैं, और हजारों बार सुलझाया गया है। मोदी जी ने तो बहुत साल लग गए, ये तो 70 साल से यही काम कर रहे थे हमारे देश के लोग। क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं। बजट आएगा, जिस दिन बजट रिप्रेजेंट होगा आप जाकर देखना चाय की दुकानों पर, और क्या बजट लाया, थोड़ा टैक्स और कम कर देती मैडम तो अच्छा रहता। ये बजट, इन मूर्खों को यही नहीं पता होता कि अभी बजट आया नहीं, अभी से प्रपोजल आया है, अभी अधिकतम 45 दिन तक डिस्कशन चलेगा, उसके बाद बजट पारित होगा, तब तुम्हें पता चलेगा अंतिम क्या है। अभी तो उसमें कुछ संशोधन होने की संभावना है, लेकिन इनको नहीं बजट पास हो गया है, 1 फरवरी को बजट पास हो जाता है, तो लोगों को ये ज्ञान होता है। तो ये क्या है कि डिस्कशन के मुद्दे इंटरेस्टिंग होते हैं, और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हमारा पता नहीं कैसे अपने आप ही हमारी भावनाएं बह जाती हैं और हम एक्स्ट्रा पर चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा पर नहीं जाना, अब उन्हें कैसे बैलेंस करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है, वो आप लोग तय करें। आपस में इस तरीके की बातें करें और उसमें चेक करें अपने आप को कि हम कितने आगे जा रहे हैं। सामान्य व्यवहार में भी आज से ये बात चालू कर दें, आप जब किसी से बात कर रहे हो, हमसे बात करने आ रहे हो, या किसी अपने मित्र से बात कर रहे हो, परिवार में किसी से बात कर रहे हो, तो कोई जितना प्रश्न पूछता है उसी का उतना जवाब देने की आदत अभी से डालें, अभी से। ये सामान्य जीवन में अपना लें, अपनी डेली लाइफ में इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, चाहे वो व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड प्रश्न क्यों ना हो। पिताजी ने पूछ लिया कि बेटा तुमने खाना खाया? हाँ बोले सुबह खाया तो था,
दाल बनाई थी मम्मी ने, 2 रोटी बनाई, 2 रोटी खानी थी मैंने उससे, 1 सब्जी और बनी थी। उन्होंने पूछा खाना खाया? हाँ, खा लिया मैंने 11 बजे। ऐसा नहीं कि क्या बना था। अभी से ये आदत में लेकर आए थे, है ना? अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पहली चीज तो तुम्हारे से रिलेटेड जो हो सकते हैं, वो अपने फील्ड से रिलेटेड सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसका कारण है क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है इंटरव्यू पैनल में ज्यादातर लोग बैठकर पूछेंगे, क्योंकि यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेनी ऑफ द पीपल विल बी देयर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, है ना? दूसरी चीज ये है कि जो एनईपी का क्वेश्चन है वो उठने के चांसेस ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एनईपी जो है वो 2021 में ही मध्य प्रदेश सरकार दूसरा राज्य बना भारत का जिसने लागू की है। ये ध्यान रखें, मध्य प्रदेश राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जारी करने वाला दूसरा राज्य है भारत का। क्लियर है? सेकंड स्टेट है, ठीक है, जो 2021 में लागू की गई थी। क्लियर है? अब क्योंकि मध्य प्रदेश लागू कर चुका है और अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ ऐसे लागू किए हुए, तो टॉपिक तो आपका करंट अफेयर में चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा, है ना? तो अब इसमें आपको ये भी विचार रखना है, और एनईपी पूछे जाने की संभावना क्यों, ये भी सुन लो। इसलिए संभावनाएं होती हैं क्योंकि इंटरव्यूइंग पैनल में जो बोर्ड बैठ रहा है उस बोर्ड में कम से कम एक या एक से अधिक लोग एजुकेशनिस्ट जरूर होंगे। जैसे कोई प्रोफेसर हो सकते हैं किसी कॉलेज के, आप ही की फील्ड से रिलेटेड। अब समस्या क्या है मैं तुमको बताता हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकृत कर ली है, तो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकृत हो जाने के कारण मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में, पूर्व शिक्षण शाला यानी कि जो आंगनवाड़ियां हैं, प्ले स्कूल है, उनमें, सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि ये पूरा दायरा प्राथमिक से लेकर के उच्चतर शिक्षा यानी कि पीएचडी तक का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषय हो चुका है, सब्जेक्टेड है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो क्या हुआ है कि इन लोगों पर भी वो थोपी गई, मतलब सबकी ट्रेनिंग हुई है। एक टीचर भी होगा ना, प्रोफेसर थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहा हूँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर होगा ना, उसकी भी ट्रेनिंग हुई है उसको, बोले पढ़ो रटो इसको, समझो, उनके सेशन सुनो, तो इनके दिमाग में वो घूम रही है। तो उन्होंने जो सीख लिया है वो तो तुम्हारे सामने सूट करेंगे वो लोग। बोले हमने अभी 2 महीने पहले सीखा है इसको, तो जरा पूछे इससे, इसको थोड़ा सा खदेड़े हम कि क्या है, क्योंकि सबको ही हो, ये सब परेशान रहे। अरे बोले साला क्या नया लिया यार, इनके चक्कर में 1 महीने की ट्रेनिंग बर्बाद हो गई तुम्हारी। ऐसा ऐसा हुआ है, मैं 2-3 टीचरों से मिला हूँ, तो स्कूल वाले भी कॉलेज वाले भी सब परेशान रहे। तो ये तो सवाल एक ऐसा है जो बहुत बेसिक है, और क्योंकि बोर्ड में एक एजुकेशनिस्ट बैठा होगा तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा, अगर आप मध्य प्रदेश में किसान बैकग्राउंड से आते, कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे, तो आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के हैं तो आपकी प्रोफाइल में तो ये जाएगा ही जाएगा। तो सामान्यतः तो रिलैक्सेशन राउंड में उन्होंने पूछा अच्छा अच्छा कितना बीघा खेत है तुम्हारा, अच्छा तो कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है उस मिट्टी में, सिविल इंजीनियर भी वही सॉइल प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। दूसरा वो ये भी हो सकता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कृषि अध्यादेश सही थे गलत थे, व्यवहारिक तौर पर उसने पूछ दिया क्वेश्चन, वो क्या लगता है, तो तुम कहना सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि तुम कहोगे सर हमारे हिसाब से सही थे, तो वो पता है क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा बताओ नाम क्या थी, बताओ नाम क्या थी, तुम तो फंस जाओगे फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि उतने लंबे लंबे 3 नाम है। अच्छा तीनों कृषि से ही संबंधित थे पूर्ण रूप से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम फंस गए। तो या तो पहले ही मना कर देना, बोले सर माफ करें, पिताजी कृषि में है, मैं तो शुरू से बाहर रहा हूँ, वो पढ़ता रहा हूँ, तो मेरा तो ज्यादा वो रहा नहीं उसमें, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिताजी ने भी बचपन से सिर्फ एक ही चीज थी कि भाई बच्चे को, हाँ, अपने को शासकीय सेवाओं में जोड़ना है, तो अपन सर उसी समय साइड ज्यादा फोकस है, सिंपली बोल के और अपन बैठता सॉरी। नहीं तो फिर उसको पढ़ लेना, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं जितने लोग, कितने लोग कितने से आप बताओ, जितने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं वो कृपया करके उसे पढ़ें। अच्छा अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं, सरकारी सेवाओं में, अच्छा उनमें कितने ऐसे हैं जो राजपत्रित अधिकारी रहे उनके पेरेंट्स, कोई राजपत्रित अधिकारी रहे हो, गेजेटेड ऑफिसर क्लास 2 किसमें है बेटा, सब रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि चांस होते हैं कभी कभी पैनल में कि आपने अपनी, क्योंकि आप शासकीय सेवाओं में जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सर्विसेज से बैकग्राउंड जो है उसमें उठने का चांस ये होता है कि आपके माता पिता से आपने क्या सीखा, उनके प्रोफेशन से कभी आपने कुछ सीखा, उनके प्रोफेशन में क्या था, आपको क्या चैलेंजेस दिखाई दिए शासकीय सेवाओं के अनुसार, आपका क्या अनुभव है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर प्राप्त करें, उनके बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकें, है ना। व्यवहारिक प्रश्न होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, दिस इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, लेकिन वो जानना चाहेंगे कि उससे क्या रिलेटेड है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा जरूर
ध्यान रखिएगा जितने लोग, और जो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं वो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी जानकारियां रखिएगा अपनी, है ना। विशेष तौर से कृषि अध्यादेशों को जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर आपने जैसे ही बोला, बोले सर हम तो कृषि बैकग्राउंड वाले आदमी हैं, तो वो शूट कर देंगे, बोले फिर आपका क्या मानना है, ये कैसे थे, अच्छे थे बुरे थे। तो अब आपको क्या 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 करना है, आपको आलोचक बनना है, और प्रश्नों का जवाब देते हुए ध्यान रखिएगा दैट यू मस्ट बी ऑलवेज अ क्रिटिक, है ना। आपको हमेशा एक क्रिटिक बन के जवाब देने हैं ऑलवेज। क्या हमें आलोचना करनी है, आलोचना का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है, उसके प्रोज और उसके कॉन्स दोनों पर हम विचार करते हैं। हम एक पक्ष कभी नहीं पकड़ेंगे। उसका कारण है क्योंकि सरकार जो होती है और सरकार के जितने भी जो सदस्य होते हैं, उन सभी का एक काम होता है कि वो हमेशा दोनों पक्षों को, या जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों को साथ लेकर चलते हैं। वो कभी एक पक्ष की ओर नहीं झुकते, है ना। तो आप उसमें अच्छाई और उसमें बुराई सभी पकड़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर या कृषि अध्यादेश पर पूछ लिया, सरकार की रक्षा नीति पर पूछ लिया, जैसे वो चांसेस कम है, इनकेस पूछ लिया, ये दोनों टॉपिक तो सबसे ज्यादा अहम है, तो पूछ लिया तो आपको उसमें इधर पल्ले में भी उतनी बात रखनी है, उधर भी। जो बुरा लगा है और जिसमें तथ्य है आपके पास, उसको बुरा बताइए, जिसमें तथ्य नहीं है उसको अच्छे से अच्छा बताइए कि सर ये तथ्य अच्छे का है, ये तथ्य अच्छा है। जैसे